फ्रेंड है, कुछ भी है, सभी का सीखने का नज़रिया सबसे अलग है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास में 50 बच्चों को टीचर ने पढ़ाया, तो उसमें क्या होता है कि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल एक है, लेकिन पढ़ने का स्टाइल क्या है, बच्चों का अलग है। हम अपने जीवन में, अपने लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखते हैं। तो जिससे क्या है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। तो यही सीखने के सिद्धांत है, यही अधिगम के सिद्धांत है। सो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो सीखने का या अधिगम का सिद्धांत है वो क्या है, वैचारिक ढांचा है। वैचारिक ढांचा है ना वो, यानी कि विचारों से संबंधित है। हमारे विचार क्या है, आपके विचार क्या है, तो उससे हम सीखते हैं। अब देखिए, हम किसी राइटर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो उस राइटर ने क्या कहा है तो हम वो देखते हैं, यानी कि हम उसके विचार पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, यह बताते हैं कि सीखना या अधिगम संज्ञात्मक, भावात्मक। देखिए, संज्ञात्मक किससे जुड़ा है, हमारे दिमाग से। भावात्मक, भावनाएं किससे जुड़ी हैं, हमारे हार्ट से, यानी कि दिल से। और पर्यावरणीय, आंतरिक और बाहरी कारकों के साथ साथ शिक्षार्थी की सफलता के साथ साथ पूर्व ज्ञान की जानकारी को कैसे अवशोषित, संसाधित और बरकरार रखा जाता है, पूर्व ज्ञान के साथ साथ विश्व दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भूमिका निभाते। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कि जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं, पहली बात तो संज्ञात्मक तौर पे सीखते हैं, भावात्मक तौर पे सीखते हैं, और अच्छे वातावरण में सीखते हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, है ना। तो चाहे हम घर के अंदर हों चाहे हम घर के बाहर हों, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम वो चीज़ सीखें जो हमें पहले से ही पता है, या हमने ऑलरेडी वो चीज़ सीख ली है जो हमें पहले से पता है, तो हम उसे बहुत आसानी से सीखेंगे। जैसे देखिए, आपने अगर लर्निंग थ्योरी पहले पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ा होगा, तो आपको जो मैं टॉपिक दूंगा तो आप उसे आसानी से सीख पाएंगे, है ना। तो आपको यानी कि पूर्व ज्ञान था, पूर्व जानकारी थी, तो आपने उसे अच्छे से सीखा, तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज और बढ़ गई। पूर्व ज्ञान के साथ साथ देखिए, विश्व दृष्टिकोण, यानी कि लोगों का क्या सोचना है किसी के बारे। जैसे देखिए, हम जैसे पेपर वन पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसके ऊपर देखिए बहुत सारे राइटर जो अलग अलग देशों से, पूरी दुनिया से संबंधित है, उन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं। तो हमें ऐसे पता चलता है कि लोगों का दृष्टिकोण है कैसा, स्टाइल कैसा है उनका। तो ये किससे पता चलता है, ये हमें लर्निंग से पता चलता है। सो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन था। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग के सिद्धांत होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। तो देखिए, व्यवहार से सीखना। तो मैं आपको पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ, होता क्या। देखिए, बिहेवियरिज्म क्या है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, तो आपको वो वही कहेंगे कि सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। तो ये क्या है, आपके बिहेव में चेंज लाना। आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगर मेरे को और वीडियो देखना है तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। तो ये क्या है, आपके बिहेव में चेंज हो रहा है, वो चीज़ जो आपके साथ जोड़ दी गई है कि ताकि आपको ये करनी ही करनी है ना। तो जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में बच्चे बैठे हैं। अब जब रिसेस होती है, आधी छुट्टी होती है, तब क्या होता है कि घंटी बजती है तो तुरंत बच्चे अपना टिफ़िन निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, उनको पता है कि घंटी बजेगी, हमें टिफ़िन को निकालना है। हम वीडियो देखते हैं, हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। तो ये क्या है, वो चीज़ें जो आपके साथ जुड़ी गई हैं और आपके बिहेव में चेंज आया है, तो वो होता है व्यवहारवाद। अब इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म एक दृष्टिकोण है जिसमें व्यवहार को बाहरी कारकों द्वारा समझाया जा सकता है, और व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया। अब हम देखें, यहाँ पे मैंने आपको जैसे सिंपल डेफिनेशन बताया, अब आपको मैं बताऊंगा व्यवहार होता क्या है। देखिए, व्यवहार आंतरिक और बाहरी हो सकता है ना। तो देखिए, जैसे आप घर में रहते हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। अगर आपका देखिए, जैसे आप बाहर हैं अपने दोस्तों के साथ, तो जैसी आपकी संगत है वैसी आपकी रंगत होगी, तो वैसा ही आप व्यवहार करेंगे, है ना। जैसे वो बोलेंगे वैसे तकरीबन आप बोलेंगे। तो ऐसा क्या है, वो आपका व्यवहार हो जाएगा। तो ये क्या है, आंतरिक आपके घर का व्यवहार, और बाहरी आपका जो स्कूल हो गया, दोस्त हो गया, जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा बिहेव पे, व्यवहार पे फ़र्क पड़ता है। शोध में अधिगम तथा व्यवहार को एक खास दिशा में मोड़ने में
एवं बनाए रखने में पुनर्बलन के महत्व पर बल डाला गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एक खास दिशा में, यानी कि देखिए जो अधिगम है वहाँ पे क्या है, जो व्यवहार है उसे एक खास दिशा में मोड़ना। खास दिशा मतलब कि अपने अकॉर्डिंग मोड़ना, है ना। जैसे मैंने आपको देखा, आपने वीडियो देखा, मैंने आपको बताया बेल आइकन प्रेस करिए, तो ये क्या है, आपको खास दिशा में मोड़ा गया कि अगर आप ये करेंगे तो ही संभव है, तो होगा ना ये वाला। तो यहाँ पे क्या है कि पुनर्बलन पे महत्व पे क्या है, बल डाला गया है, यानी कि आपको चीज़ वो दिखाई जा रही है, आपको ये करना ज़रूरी है। कोई भी व्यवहार जिसके करने के बाद प्राणी को पुनर्बलन मिलता है या उसके सुखद परिणाम व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, तो प्राणी उस व्यवहार को फिर दोबारा करने की इच्छा करता है ना। तो यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे दी गई है कि अगर आपका जो व्यवहार है ना, यानी कि जो आपका व्यवहार है, आपने जो काम किया, मान लीजिए आपने जो भी काम किया, आपने कोई वीडियो देखा, आपने एक वीडियो देखा, अब आपको बाकी वीडियो देखना है, तो उसके लिए क्या है, आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। उसमें क्या है कि देखिए कि आपको सुखद परिणाम है। सुखद परिणाम मतलब आप ढूंढ रहे थे पेपर 1 का वीडियो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। जब आपने पेपर 1 का वीडियो देखा, आपने हमारा चैनल देखा कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री कोर्स करवाया जा रहा है, तो आपकी इच्छा होगी कि आप पूरा कोर्स फ्री में ही करेंगे, वीडियो पूरा फ्री में देखेंगे। तो उससे क्या है कि आपने बाकी वीडियो खोजना शुरू किया, यानी कि पहले आपने एक काम किया वीडियो देखने का, फिर आपने दूसरा फिर से काम किया बाकी वीडियोस देखने के लिए। तो इससे क्या है, आपको सुखद परिणाम मिले, तो आपने फिर वही काम किया कि ताकि आपको वो दोबारा करने से मिले। तो इससे क्या, आपको पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मतलब री इन्फोर्समेंट यहाँ पे आपको मिलती है। री इन्फोर्समेंट यहाँ पे आपको मिली। री इन्फोर्समेंट मतलब कि वो काम जिसको करने की द्वारा आपकी इच्छा हो, है ना। तो वो काम आपने किया, आपको जैसे एक बल मिला पीछे से, है ना। वो चीज़ आपने काम किया, फिर से उस काम को दोहराने की इच्छा की। वाटसन ने पर्यावरणीय कारकों को बच्चों के व्यक्तित्व विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। वाटसन का कथन है कि यदि उन्हें 1 दर्जन भी स्वस्थ बच्चे दिए जाते हैं, तो वे उन्हें चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या भिखारी कुछ भी उचित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। उसने वातावरण की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो वातावरण है वो सबसे मेन है। चाहे तो बच्चे को अगर उसे स्वस्थ बच्चे दिए जाए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर, कलाकार या कुछ भी वो बना सकते उसे, है ना, ये कुछ भी वो बन सकता है। तो इसे क्या है कि वातावरण, अब देखिए जैसे कोई भी डॉक्टर बनता है ना, तो वो डॉक्टर कैसे बनता है, अगर उसका घर का माहौल वैसा हो, पढ़ने लिखने वाला, घर में कोई डॉक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर, क्योंकि वातावरण वैसा है। इंजीनियर का बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर, क्योंकि वातावरण वैसा है। कलाकार का क्या बनेगा, कलाकार। भिखारी का बेटा बनेगा भिखारी। तो ये क्या है कि एक वातावरण उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वातावरण उस पर है, तो क्या बनना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारी ये चीज़ है जो आपके काम में आती है ना। तो वातावरण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। तो देखिए वातावरण सकारात्मक होना चाहिए हमेशा, क्योंकि देखिए सकारात्मक होगा तो भी क्या है कि बच्चे अपना भविष्य खोज पाएंगे। सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा, तो उससे क्या होगा कि वो जो बनना चाहते हैं वो वैसा नहीं बन पाएगा। आप देखिए जब आप स्कूल में पढ़ते हैं या जब आप मान लीजिए क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो वैसा वातावरण आपको पढ़ते वक्त लगता है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन जब आप अपने वातावरण में जाते हैं, अपने दोस्तों में मिलते हैं, तो आप सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि वातावरण जो है बहुत ज़रूरी है। व्यवहारवाद में सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के विचार सीखने और व्यवहार संशोधन के प्रभावी उपकरण हैं। साथ ही सजा और इनाम प्रणाली भी शामिल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका व्यवहार है वो नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। अगर आपने मान लीजिए अच्छे से कोई काम किया, किसी की सेवा भावना की, किसी की हेल्प की, मदद की, तो आपको क्या है वहाँ पे इनाम मिलता है। अगर आपने मान लीजिए गलत काम किया, चोरी कर दी, किसी को गलत बोल दिया, तो आपको क्या है वहाँ पे सजा भी मिलती है। तो ये क्या है कि ये व्यवहार जो होता है वो ज़रूरी है ना। ये क्या है कि आपका जो व्यवहार है वो नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही इसमें होता है।
सो यहाँ पे क्या है कि व्यवहार का ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो व्यवहार सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे बताया गया है। तो ये था व्यवहार। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे संज्ञात्मक। अब देखिए संज्ञात्मकता क्या होती है। संज्ञात्मकता होती है कि हमारे दिमाग से संबंधित, यानी कि जो चीज़ हमारे दिमाग से संबंधित है वो क्या है, संज्ञात्मकता, यानी कि कॉग्निटिव लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा। तो वो क्या है, हमारा दिमाग क्या है उस दिशा में चलता रहता है। देखिए यहाँ पे बहुत फेमस राइटर हैं जीन पियाजे, जिन्होंने अपनी थ्योरी यहाँ पे दी है। तो चलिए उसे समझते हैं वो क्या है। देखिए सर्वप्रथम संज्ञात्मक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है ना। संज्ञात्मक विकास क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, किसी एक वैज्ञानिक का वैज्ञानिक अध्ययन है, स्विट्जरलैंड के प्रमुख वैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो संज्ञात्मक विकास है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये किसने दिया है, जीन पियाजे ने। संज्ञान इसके अनुसार संज्ञान प्रणाली का यह विस्तृत तथा स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण उद्दीपक जगत के द्वारा से प्राप्त करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधारण, चिंतन, स्मरण, कल्पना, समस्या समाधान, अधिगम, वर्गीकरण, निरीक्षण, विचारों का निर्माण, संप्रत्यकरण तथा इस प्रकार मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये सभी क्रियाएं आपस में परस्पर अंत संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हमारा दिमाग है, हम देखिए दिमाग में चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, धारणाएं करते हैं, कल्पना करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, किसके द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा। अपने दिमाग का उपयोग करके हम सारी ही चीज़ें करते हैं। चाहे हमारे सामने कोई समस्या आ जाए, हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो समस्या को हल कर लेते हैं, है ना। स्मरण करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, दिमाग से। तो मेन बात क्या हुआ यहाँ पे, दिमाग। जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास उसके जन्म के साथ ही जुड़ा है। देखिए प्रत्येक बालक में अपने जन्म के समय से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों और सहज एवं स्वाभाविक क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताएं, जैसे सूचना देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को जन्म लेता है। परंतु बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके क्रियाओं में वृद्धि होते जाती है ना, वृद्धि होते जाती है और बुद्धिमान बनते जाता है। अब देखिए यहाँ पे जीन पियाजे का कहना है कि जो हमारा संज्ञात्मक है वो हमारा हमेशा ही चलता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें इतनी समझ नहीं होती। वो क्या है, देखिए पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर चीज़ों को पकड़ता है ना। तो जैसे जैसे देखिए उसका दिमाग बड़ा होता जाता है, वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका दिमाग भी बढ़ता है, तो उससे क्या है, चीज़ों की समझ आने लगती है। अब देखिए जैसे छोटा बच्चा है वो काम नहीं करेगा जो बाकी बच्चे करते हैं, है ना, या बड़े करते हैं। तो उनमें क्या है कि बड़ों में क्या है कि उनमें जो है वो दिमाग काफ़ी उनका बढ़ चुका है, यानी कि पूरा वो आगे हो चुका है। तो जैसे देखिए कि बालक जन्म लेता है, उसका बौद्धिक विकास धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है, तो जिससे क्या है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। तो ऐसे ही है, जैसे बैठना, चलना, दौड़ना, पेंसिल पकड़ना, चम्मच पकड़ना, तो धीरे धीरे करते करते ये जीवन के अंत तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये है संज्ञात्मक, यानी कि अपने दिमाग का उपयोग करके हम सभी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो समस्या समाधान हो, चाहे वो कल्पना हो, है ना। समस्या समाधान हम तब करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, इसलिए। तो ये क्या है, संज्ञात्मकता, कॉग्निटिज्म। नेक्स्ट है निर्माणवाद या रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। यह पुष्टि करता है कि लोग अनुभव के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। हर चीज़ के व्याख्यात्मक घटक पर जोर दिया जाता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय, जो पहले से मौजूद जानकारी और अनुभव के आधार पर वैचारिक रिश्तों और अर्थों के निर्माण में शामिल है। लोग अपने स्वयं के अर्थ के निर्माण के लिए इन अनुभवों और नई जानकारी का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रचनावाद, निर्माणवाद या कंस्ट्रक्टिज्म, जब हम किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं
तो देखिए इसमें क्या है कि लोग अपने अनुभव के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या है कि लोग अपने अनुभव के माध्यम से करते हैं। अनुभव क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ सीखी, आपको मैथ मुश्किल लगता है लेकिन आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, या आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी जो आपको मुश्किल लगती है लेकिन आपने वो पढ़ी हुई है, अब आप उसे आसान बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ना। तो आप ट्रिक्स का निर्माण करेंगे, ट्रिक्स की रचना करेंगे, जिससे क्या है कि वो जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, याद करने में मुश्किल लगती है, वो आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो इससे क्या है कि आप वो चीज़ को आसानी से करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा? तो वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। यानी कि देखिए, जो आपको पहले से जानकारी जो आपके पास मौजूद है, जो आपको चीज़ पता है वो क्या है, लेकिन फिर आपने उसे ट्रिक के साथ किया, तो आपने ट्रिक का निर्माण किया, एक नई चीज़ किया, उस चीज़ में से आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाल दी, है ना। आपने देखा कि 10 पेज का टॉपिक है, तो आप 2 ही पेज आपके काम के, तो आपने वो अलग से लिख लिए। तो वो क्या है? वो आपने रचना कर दी उसकी। तो वो है कंस्ट्रक्टिज्म, या निर्माणवाद, या रचनावाद। नेक्स्ट है मानवतावाद। देखें यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति पर विषय के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, और दावा करता है कि सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को आत्म प्राप्ति तक पहुँचने में मदद करती है। देखिए, आत्म प्राप्ति का मतलब क्या है? ह्यूमैनिज्म क्या होता है? सिंपल सी बात, कि जो व्यक्ति खुद से करना चाहता है ना। आत्म प्राप्ति क्या है? आत्म प्राप्ति मतलब होता है कि जो व्यक्ति खुद से करना चाहते हैं, जैसे आप हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति का टारगेट जो है वो अलग है, उसकी आत्म प्राप्ति अलग है। जब आप वो अचीव कर लोगे तो आपकी आत्म प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को करने के लिए सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ बनने के लिए सोचते हैं, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, उस काम को करने में लग जाते हैं, तो वो क्या है? वो है हमारा आत्म प्राप्ति, है ना। तो हम आत्म प्राप्ति पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अभी एग्ज़ाम देंगे, तो आपकी आत्म प्राप्ति क्या है? यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना। कईयों का टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, कईयों का टारगेट है जेआरएफ। तो आपकी आत्म प्राप्ति क्या है? जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना। तो उसके लिए क्या है? आप लगे हुए हैं तैयारी करने में। तो वो क्या है? मानवतावाद या ह्यूमैनिज्म, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मानववादी मानवतावादी सिद्धांत में परिदृश्य और भूमिका आदर्श महत्वपूर्ण कारक हैं। मानवतावादी सिद्धांत व्यक्तिगत विकास के महत्व पर बल देते हैं। लोग केवल अपनी वर्तमान जरूरतों को पुष्टि करने से संतुष्ट नहीं हैं, वे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि अच्छा वे बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अभी देखिए, जैसे आप अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको घर बैठे खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है, ये आपके आत्म संतुष्टि नहीं है। आपकी आत्म संतुष्टि क्या है? कि आप भी कल को कमाएं, आप भी कहीं पे पढ़ाएं, आप भी जो बनना चाहते हैं वो बने, कि ताकि आप अपनी आत्म संतुष्टि को प्राप्त कर सकें, है ना। तो वो है आत्म संतुष्टि, उसे बोलते हैं मानवतावाद। जब आप किस चीज़ को करने के लिए लग जाते हैं जो आपको करना है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं इसलिए। तो देखिए नेक्स्ट है कनेक्टिविज्म। यानी कि कनेक्टिविज्म, देखिए ये एक अपेक्षाकृत नया शिक्षण सिद्धांत है जो इस विचार के आधार पर विकसित किया होता है कि लोग कनेक्शन बनाकर सूचना को संसाधित करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है कि कनेक्शन बनाकर, कनेक्शन कैसे बनता है? देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपने कनेक्शन बनाकर सूचना की, आपने चीज़ों को कनेक्ट किया आपस में, है ना। तो कनेक्ट आपने कैसे किया? कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी और आपने उसे किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया कि इजीली याद रखने के लिए, कि आपको, ताकि वो याद हो। इस सिद्धांत को डिजिटल और प्रौद्योगिकी युग के साथ विकसित किया गया है, इन क्षेत्रों में प्रगति के लिए अनुकूल है। इस नए सिद्धांत से पता चलता है कि लोग अब औपचारिक शिक्षा के साथ सीखना बंद नहीं करते, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में नए उपकरणों के साथ साथ नौकरी, कौशल, नेटवर्किंग, अनुभव और सूचना तक पहुंच जैसे अन्य तरीकों से ज्ञान प्राप्त करना जारी रखते हैं। अब देखिए औपचारिक शिक्षा क्या है? जो आपको स्कूल कॉलेज में दी जाती है। अब देखिए ऐसा है नहीं कि जैसे आपने देखिए मान लीजिए स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर ली, अब वहाँ पे आप रुके नहीं हैं, अब आपको क्या है और पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना। तो जिससे क्या है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सके।
तो इसमें क्या है कि औपचारिक शिक्षा के साथ साथ क्या है, आप सीखना आपने बंद नहीं किया, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी करते हैं, चाहे आप किसी को कोचिंग लेते हैं। तो उससे क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको उस चीज़ तक पहुंचना है, आपको वो चीज़ क्वालिफाई करनी है जो आप चाहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को कहते हैं कनेक्टिविज़्म। तो इसमें क्या है, देखिए कि जैसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के साथ साथ आपके पास नौकरी का कौशल है, आपका जो नेटवर्किंग है, आपका जो अनुभव है, आपके पास जो सूचना है, तो आप कैसे उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप अगर नौकरी करते हैं तो कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपका नेटवर्किंग कैसा है, आपका ग्रुप कैसा है, कैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपका अनुभव कैसा है, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके आधार पर आपको क्या आता है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कनेक्टिविज़्म है, कनेक्ट करके सीखना। जैसे मान लीजिए कि आपने बुक से, किताब से आपने पढ़ाई की, साथ में फिर आपने यूट्यूब से पढ़ा, आपने कनेक्ट कर दिया ना आपस में किताब और यूट्यूब को, तो ये क्या है, कनेक्टिविज़्म। सब बारी आती है यहाँ पे इवान पेवलोव की। इवान पेवलोव देखिए क्या है, इवान पेवलोव जो देखिए ये फिजियोलॉजिस्ट हैं। ये इन्हें 1904 में क्या था, मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। ये रूसी नोबेल का पुरस्कार विजेता है, यानी कि ये रूस के रहने वाले हैं, ये फिजियोलॉजिस्ट है। इन्हें 1904 में क्या था, नोबेल प्राइज़ मिला था। 2002 में देखिए प्रकाशित सामान्य मनोविज्ञान की समीक्षा में एक सर्वेक्षण 20वीं शताब्दी के 24 सबसे उद्दव मनोचिकित्सक के रूप में पावलोव को स्थान दिया गया। देखिए ये क्या है, ये रूस के रहने वाले हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। ये मनोचिकित्सक है, जिनकी ये फिजियोलॉजिस्ट है, इवान पेवलोव। अब देखिए इन्होंने क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, जिससे इन्होंने ये बताया कि हम किसी भी सिचुएशन में सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो इन्होंने प्रूफ करके बताया। तो उसी को आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, एक कुत्ते को क्या है, बांधा गया है हर जगह से, है ना। यहाँ पे आप पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं। तो आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए पावलोव का जो प्रयोग था वो क्या था। पावलोव ने देखिए पशुओं पर कई प्रयोग किए, बहुत सारे पशुओं पर प्रयोग किए, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो किस पे प्रसिद्ध हुआ, कुत्ते के ऊपर। तो देखिए इसमें था क्या, कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था, भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। अब देखिए हुआ क्या कि कुत्ते को बांधा गया, कुछ दिन तक कुत्ते को खाना दिया गया, है ना। जब कुत्ता खाना देखता था तो खाने को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। देखिए कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। यानी कि जब पहले क्या था, कुछ दिन जब स्टार्टिंग किया तो कुत्ते को ओनली खाना दिया जाता था, कुछ घंटी नहीं बजाई जाती थी, लेकिन तब उसकी क्या है, लार टपकती थी। लेकिन जब कुछ दिन बीते तो उसके बाद क्या था, खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद खाना दिया जाता था। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। अब देखिए हुआ क्या, पहले में क्या था कि जब कुत्ता खाना दे के लार टपकाता था, अब जब घंटी बजती थी तो तब उसकी लार टपकने लगती थी। तो इससे क्या था कि स्वाभाविक उद्दीपन था ना पहले, यानी कि कुत्ता जब खाना देखता तब उसकी लार टपकती थी। अब क्या था, घंटी यानी कि जो कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल उद्दीपन है, उसे साथ में जोड़ा गया। तो कुत्ते को ये समझ आ गया कि अब घंटी बजेगी फिर मुझे खाना मिलेगा। तो उसे क्या था कि ऐसे थोड़े दिन और चला। उसके बाद क्या क्या था, इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया की लार बह दी, लार बहना शुरू कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, कुछ दिनों बाद कि घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन यानी कि घंटी के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बहने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया। ये संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। अब देखिए सिंपल सा आपने समझा है कि कुत्ते को बांधा, खाना दिया, उसकी लार टपकी, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर घंटी बजाई, फिर खाना दिया, उसके बाद क्या था, कुत्ते की लार टपकी। अब एक दिन ऐसा है जब ओनली घंटी बजी, खाना नहीं दिया गया, तब भी कुत्ते की लार टपकने लग गई। तो इससे क्या था कि हमारे साथ घंटी को जोड़ा, हमारे साथ कृत्रिम चीज़ को जोड़ा गया, जिससे हमारा दिमाग चलने लग गया कि हाँ घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो इससे क्या है, हम प्रतिक्रिया देते हैं, है ना, हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो इससे क्या है, हमारे व्यवहार में चेंज हो गया, व्यवहार में परिवर्तन आया। जैसे देखिए कि वीडियो देखा,
बेल आइकन आपको दबाना ज़रूरी है। आप ऑटोमेटिकली देखते हैं उसे। जो काम आपको करने की आदत पड़ जाती है वो आप वो काम करते हैं, है ना, वो चीज़। तो ऐसा ही इसका प्रयोग यहाँ पे सफल हुआ। आपको ये याद करना ज़रूरी है कि इन्हें 1904 में मेडिसिन के लिए पुरस्कार मिला था। ये मनोचिकित्सक है रूस के। तो देखिए लास्ट में हम करते हैं भोजन क्या था। स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि नेचुरल स्टिमुलेशन। देखिए उद्दीपन को इंग्लिश में स्टिमुलेशन कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपन क्या है, भोजन क्या है, लार निकलना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी कि कुत्ते ने जब खाना देखा उसकी ऑटोमेटिकली लार निकल गई, है ना, लार टपकने लगी। भोजन यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जब घंटी जोड़ी गई, घंटी के बाद कृत्रिम उद्दीपन जोड़ा गया, आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन हुआ, तो लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। तब तक यानी कि भोजन में भी स्वाभाविक प्रक्रिया है लार निकलना, भोजन के साथ जो घंटी है तब भी है लार निकलना स्वाभाविक प्रक्रिया। तो देखिए घंटी के बाद कृत्रिम उद्दीपन क्या है, ये भी लार निकलना स्वाभाविक। यहाँ पे क्या है कि रॉबर्ट गैगने ने देखिए यहाँ पे ये 9 जो है वो अपने स्तर दिए हैं, तो इसे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एक बार वो है क्या। तो देखिए पहला स्तर क्या है, पहला स्तर का नाम है ध्यान प्राप्त करना यानी कि रिसेप्शन, जिसे कहते हैं गेन अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्या है, जो पॉइंट है वो है गेन अटेंशन यानी कि रिसेप्शन। अब देखिए पहला सबसे पहला क्या है कि ध्यान प्राप्त करना। ध्यान प्राप्त करना मतलब छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करके सीखने का अनुभव शुरू करना। यह बदलाव समूह को सचेत करता है कि, समूह मतलब छात्रों का समूह को सचेत करता है कि सीखना अधिगम जल्द ही शुरू होगा। अपनी आवाज़, हाव भाव, निर्देश के विषय पर एक छोटा वीडियो दिखाने, लघु परिचयात्मक वीडियो या किसी अन्य घटना का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करना जो पाठ्य शुरू होने की प्रतीक्षा की अवधि को समाप्त होने तक लाता है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब एक शिक्षक, जब एक टीचर क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ध्यान प्राप्त करते हैं, यानी कि रिसेप्शन करते हैं, है ना, अटेंशन गेन करते हैं उनका। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि टीचर है, शिक्षक के क्लास में गए तो उनका पहला काम है बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। वो ध्यान आकर्षित कैसे करेंगे, अपनी आवाज़ से, यानी कि बोलकर, हाव भाव से, इशारों से, है ना। तो छोटा सा वीडियो दिखा के कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, विषय स्टार्ट करना है, उसका छोटा सा टॉपिक का कुछ वो वीडियो दिखा देंगे। कुछ वीडियो जैसे होता है, कहते हैं ना कि आज हम डिजिटल करेंगे, आज हम वीडियो देखेंगे, तो वैसे करके, या किसी घटना का उपयोग करके, जब कोई भी घटना हो किसी के बारे में भी बता देना, तो उसके बारे में। तो इससे क्या है कि जब पाठ शुरू करना है, जब कोई नया विषय शुरू करना है, तो पाठ शुरू होने से लेके समाप्त होने तक यहाँ पे क्या है कि बच्चों का ध्यान हमेशा आकर्षित रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि जब शिक्षक क्लास में जाएंगे, पहला उनका काम क्या है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। अगर बच्चे ध्यान आकर्षित हो जाएंगे तभी वो सीख पाएंगे, है ना। तो इसलिए दूसरा स्टेप या दूसरा स्तर क्या है, देखिए उद्देश्य, जिसे उम्मीद या प्रत्याशा भी कहते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेंसी, उद्देश्य को सूचित करना। देखिए इसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्याशा यानी कि जो उद्देश्य है, उम्मीद है, उन्हें उन उद्देश्यों के बारे में सूचित करती है जो सीखने के बारे में है, ताकि उनकी रुचि विकसित हो सके और वो ये समझें कि वे इस नई जानकारी को सीखने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में आए, उन्हें ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद क्या है, उनको उद्देश्य सूचित करना, बताना कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, आज हम करेंगे गैगने के 9 लेवल ऑफ लर्निंग। तो ऐसे ही उद्देश्य यानी कि टॉपिक के बारे में बताना कि आज हम ये करेंगे और जो नई जानकारी प्राप्त करेंगे वो है क्या। तो इसके बारे में बच्चों को बताना ताकि उनकी क्या है, रुचि विकसित हो, है ना। तो पहले क्या है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, फिर उनको टॉपिक के बारे में बताना। तीसरा क्या है, पूर्व ज्ञान का पुनर्स्मरण करना, यानी कि देखिए इसे कहते हैं पुनर्प्राप्ति या रिट्राइवल। पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान को सक्रिय किया जाना चाहिए क्योंकि यह नई सामग्री सीखने में महत्वपूर्ण है। देखिए पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को उस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज होना, यानी कि देखिए जो जैसे मान लीजिए कि पूर्व ज्ञान क्या है, हमने मान लीजिए कि इससे पहले टीचिंग के काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं, तो आज हम अगला लेक्चर कर रहे हैं, इसके बाद अगला लेक्चर करेंगे। यानी कि जब हम एक जो विषय है, जैसे मान लीजिए एक बुक है उसमें 20 लेसन है, पहले पहला लेसन किया,
फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। या मान लीजिए अगर पहला लेसन हम कर रहे हैं, हमने उसके 2 पेज पढ़े, टीचर कहेंगे आज हम तीसरा चौथा पेज पढ़ेंगे। तो इससे क्या है कि 2 जो पेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक आप कर चुके हैं, जो विषय कर चुके हैं, ये उससे आगे वाले टॉपिक हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपने पीछे सीख चुके हैं, जो आपका पूर्व ज्ञान आ चुका है उस विषय के बारे में, उसके बाद फिर आपको नई चीज़ें सीखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट है वर्तमान उत्तेजना सामग्री, यानी कि चयनात्मक धारणा या सिलेक्टिव परसेप्शन। अब देखिए समूह को प्रभावी तरीके से नई जानकारी प्रस्तुत करें। समूह मतलब छात्रों का समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नई तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना, विभिन्न सीखने अधिगम शैलियों का उपयोग करके छात्रों को सामग्री प्रस्तुत करें। अपनी जानकारी को तार्किक और आसान तरीके से व्यवस्थित करें। विभिन्न शिक्षण शैलियों के साथ साथ विभिन्न मीडिया और शैलियों जैसे दृश्य संकेत, मौखिक निर्देश और सक्रिय सीखने की किस्म का उपयोग करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रों का जो समूह है उन्हें नई जानकारी प्रस्तुत करना, जो उन्होंने आज तक नहीं सीखा है उसके बारे में बताना। तो यहाँ की क्या है, यहाँ पे क्या है कि विभिन्न प्रकार से सीखा जा सकता है, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं छात्रों को समझाने के लिए, है ना। तो बहुत सारी क्या है कि सामग्री प्रस्तुत करनी होती है, इसलिए तो उसमें क्या है कि जो अपनी जानकारी है ना, जो टीचर के पास, जो शिक्षक के पास वो जानकारी है, वो उस जानकारी को बच्चों तक पहुंचाना बहुत आसान तरीके से, यानी कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए। तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण शैलियाँ मतलब कि वो तरीका जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए। चाहे मान लीजिए टॉपिक मुश्किल है, विषय मुश्किल, लेकिन ऐसे तरीके से कराना बच्चों को वो आसान लगे। उसके बाद देखिए मीडिया शैली, जैसे देखिए दृश्य संकेत हैं, कुछ वीडियो दिखाना, मौखिक निर्देश देना, है ना, तो सक्रिय सीखना, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सिलेक्टिव परसेप्शन है, यहाँ पे उत्तेजना सामग्री है, यानी कि वर्तमान उत्तेजना सामग्री है। जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत आसान तरीके से पढ़ाना, है ना, वो सारी चीज़ें आती हैं। सो नेक्स्ट क्या है, स्तर, यानी कि देखिए शिक्षार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करना, यानी कि शब्दार्थ इनकोडिंग, सिमेंटिंग इनकोडिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थी को क्या है, मार्गदर्शन प्रदान करना। संचार के संदर्भ में मार्गदर्शन शिक्षक को छात्रों को उनके सीखने में निर्देशित करने में सक्षम बनाता है या उन्हें दृश्य अन्य सामग्रियों के माध्यम से आसान जानकारी कोडिंग करने में सक्षम बनाता है। तो इससे क्या है, देखिए कि शिक्षार्थी को क्या करना है, मार्गदर्शन प्रदान करना है। इनकी मार्गदर्शन क्या है कि जो वो सीख रहे हैं उनको आसान जानकारी देना है। इनकी अगर छात्रों को कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उनको क्या करना कि बहुत आसान तरीके से समझाना, उनका मार्गदर्शन करना। अगर मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं, कहीं पे समस्या आ रही है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या है, उनका मार्गदर्शन करना। उदाहरण देखिए, मामलों का अध्ययन, कहानी या उपमाओं को शामिल करके अधिक प्रभावी ढंग से मदद करना। अब देखिए मान लीजिए कोई टॉपिक है बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री का टॉपिक बहुत मुश्किल है, इतिहास का मुश्किल है, तो शिक्षक क्या करते हैं कि कहानी के टाइप पे समझाते हैं। कोई टॉपिक मुश्किल है, कहानी के टाइप पे समझाते हैं, जिससे क्या है कि जो टॉपिक, जो विषय पढ़ते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आता है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए जो पहले 5 जो होते हैं ना, जो पहले 5 जो स्तर थे वो थे टीचर के, यानी कि शिक्षक के। जो अगले 4 हैं वो है छात्रों के, यानी कि बच्चों ने अब क्या सीखा। देखिए प्रदर्शन प्रकाश में लाना, इनकी प्रतिक्रिया, यानी कि जिसे कैसे कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। तो छठा है प्रतिक्रिया। इस स्तर पर छात्रों को अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास निर्देशों का पालन करना और अच्छी तरह से अपनी प्रकृति, उद्देश्य और अपेक्षित छात्र प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्र प्रश्न उत्तर आदि के माध्यम से जो भी कुछ सीखते हैं उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिक्रिया, आप देखिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चों ने कैसे सीखा, क्या सीखा, अब ये शिक्षक को जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को प्रश्न उत्तर डालेंगे, इनकी जो उन्होंने पढ़ा दिया अब उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जो है, छात्र जिसका उत्तर देंगे। अगर उन्होंने उत्तर अच्छे से दिया, समझो उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर उत्तर नहीं दिया अच्छे से, समझो अभी भी फिर से पढ़ाने की ज़रूरत है, इनकी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है प्रतिक्रिया प्रदान करना।
सुदृढ़ीकरण यानी कि री इन्फोर्समेंट। पहला है देखिए प्रदर्शन प्रकाश में लाना, फिर है प्रतिक्रिया। देखिए प्रतिक्रिया अतिरिक्त मार्गदर्शन है जो छात्रों को अपने प्रदर्शन के तत्काल मूल्यांकन की पेशकश करता है, जिससे वे अपनी गलतियों और भ्रांतियों को महसूस करें। प्रतिक्रिया और सुझाव छात्रों की गलतियों को इंगित करते हैं, लेकिन वे उन्हें सही कर सके। देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रतिक्रिया दी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिक्रिया प्रदान क्या है, यहाँ पे मान लीजिए छात्रों ने जो भी कुछ सीखा, अगर उसका गलत उत्तर दिया तो छात्रों को ये पता चल जाएगा कि जो उन्होंने सीखा है वो कितना सीखा है, क्या शिक्षक ने जो पढ़ाया क्या वाकई उन्होंने सीखा। उनको यहाँ पे मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। अगर मान लीजिए वो अच्छे से करते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते, गलतियां करते हैं, तो इसमें क्या है कि वो गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये क्या है, प्रतिक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रदर्शन का मूल्यांकन, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, पुनर्प्राप्ति यानी कि रीट्राइवल, है ना, प्रदर्शन का मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की बात आती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जान सके कि अपेक्षित सीखने की घटना हुई है या नहीं। बिना किसी मदद या कोचिंग के इस प्रकार को स्वतंत्र रूप से पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षण जो टेस्ट है, लघु प्रश्नावली या यहाँ तक कि निबंध नए ज्ञान के प्रश्न कैसे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि रीट्राइवल पुनर्प्राप्ति करना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि अब छात्रों की बारी है यहाँ पे उनका टेस्ट लेने की। वो टेस्ट लघु प्रश्न बड़े उत्तर वाले हो सकते हैं, निबंध प्रकार के हो सकते हैं। जब भी कोई विषय करवा दिया जाता है उसका मूल्यांकन करके देखना है। जैसे आपका टेस्ट होता है ना, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपको वो सॉल्व करने होते हैं। उससे क्या है कि पता चल जाएगा कि आपने कितना किया है। सो लास्ट है प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ावा देना, इनकी सामान्यकरण या जनरलाइजेशन। अब देखिए कक्षा के होने पर सीखने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। शिक्षक छात्रों को सलाह देनी चाहिए कि कक्षा के बाहर दुनिया में बस प्राप्त ज्ञान को कैसे और किस संदर्भ में लागू करना तथा स्थानांतरित करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रों को सलाह देनी चाहिए। देखिए शिक्षक द्वारा छात्रों को सलाह देनी चाहिए कि जो उन्होंने क्लास में सीखा है वो तो सीखा ही है, वो तो उनके काम आएगा, लेकिन सीखना अभी बंद नहीं हुआ। जो दुनिया में हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो किस संदर्भ में लागू करना है। यानी कि जो हम क्लास में सीखते हैं वो तो हमें पता है, हमें टेस्ट देना ही है ना। जो हमने क्लास में सीखा हमारा तो टेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो उन्होंने बाहरी दुनिया से सीखा है उसे कहाँ पे लागू करना है, कैसे उसे प्राप्त करना है, ये जानना ज़रूरी। इसको कहते हैं वर्गीकरण। तो देखिए ये बेंजामिन ब्लूम है, 1913 से 1999 तक ये रहे थे। तो इनके देखिए यहाँ पे इनका जो वर्गीकरण है वो 1956 में आया था। यानी कि जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है इनका 1956 में आया था। तो इनका वर्गीकरण, तो ये उनका वर्गीकरण है। लेकिन 2001 में जो इनके स्टूडेंट आए थे, 2 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, इनका फिर से रिवीजन किया। यानी कि जो इनका वर्गीकरण एक्चुअली जो 1956 में आया था, तो उन्होंने उसी को फिर से रिवाइज किया, तो एक नया वर्गीकरण दिया ब्लूम का। तो देखिए आप जानते हैं कि समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, इसलिए ये दिया। तो पूरा डिटेल में इसे जानते हैं। सो देखिए बेंजामिन ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम का वर्गीकरण किया 1956। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में पूछे कि ब्लूम ने जो अपना वर्गीकरण है वो किस किताब में दिया है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ब्लूम का वर्गीकरण देखिए 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी प्रचलित है। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित है। जैसे एक अध्यापक, अब देखिए जो 1956 में इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, इनकी ब्लूम का जो वर्गीकरण है, अभी इस ज़माने में जो वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो किस पे आधारित है, ब्लूम के वर्गीकरण पे ही वो चल रही है। तो देखिए जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक यानी कि कॉग्निटिव, फैक्टिव और साइकोमोटर जैसे इंग्लिश में कहते हैं उद्देश्यों के चयन करता है, यह सब ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही परिणाम है। अब देखिए जैसे आजकल टीचर हैं वो पढ़ाने से पहले देखिए आपका ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करते हैं, वो आप में ये चीज़ें खोजते हैं। तो कैसे खोजते हैं, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के द्वारा। अब देखिए जो बेंजामिन ब्लूम है, इन्होंने जो ब्लूम का वर्गीकरण, जो अपना वर्गीकरण दिया कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए,
तो उसी को आज क्या है फॉलो किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में प्रकाशित हुई। उसके बाद देखिए कि इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा इसलिए हुआ, इसलिए यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित है। अब देखिए हुआ क्या था कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसमें टोटल 5% थे, यानी कि 5% थे। इन्होंने मिलकर क्या किया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया। अकेले ब्लूम नहीं थे जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया, इनके साथ जो है वो 5 जाने और थे। तो उसके बाद इनका नाम कैसे पड़ा, अब देखिए ये सबसे सीनियर थे और ये आइडिया भी इन्हीं का था। ये अपनी टीम में सबसे सीनियर थे, ये आइडिया भी उनका था। इसलिए जब प्रकाशन हुआ ब्लूम टैक्सोनॉमी का तो इनके ही नाम से जाना गया, यानी कि ये 5 जनों ने मिलके ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया। ब्लूम का नाम इसलिए फेमस हुआ, इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये उसके क्या थे, उसके सीनियर मेंबर थे, इसलिए इनका नाम जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से पड़ा। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है, अतः शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण इसी तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। तो देखिए ब्लूम का वर्गीकरण आपको मैं सीधा ही यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है, जिनकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, तो उसमें क्या है, संज्ञात्मक उद्देश्य हैं, भावात्मक उद्देश्य हैं, मनोशारीरिक उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम हम संज्ञात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न बिंदु को उजागर करेंगे या किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये है ब्लूम का वर्गीकरण, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। तो आप देख सकते हैं कि जब 1956 में ये ब्लूम का वर्गीकरण आया, फिर 2001 में फिर से रिवाइज किया गया। पहले ये नाउन फॉर्म में था, फिर बाद में ये वर्ब फॉर्म में आ गया, है ना। तो पहले नाउन में था, फिर एक इसमें आया, वर्ब में आया। तो देखिए ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए हिंदी के वर्ड थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ साथ में कि ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए जो पहले 3 हैं यानी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये क्या है, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ये सोचने के लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। जो ऊपर वाले 3 है ये हाई ऑर्डर है, इसमें क्या है सबसे ज़्यादा सीखा जाता है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे है। जब 1956 में ब्लूम का वर्गीकरण आया तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन ये था। लेकिन देखिए जब 2001 में रिवाइज किया गया तो ये 4 चीज़ें नीचे वाली सेम रही। हालांकि देखिए इनके नाम चेंज हो चुके हैं लेकिन ये चीज़ें वही हैं। जो ऊपर वाले 2 है यानी कि देखिए सिंथेसिस है और एवोल्यूशन यहाँ पे है। और यहाँ पे 2001 में क्या हुआ, जो एवोल्यूशन सबसे ऊपर था वो आ गया 5वें नंबर पे और सबसे ऊपर चला गया सिंथेसिस यानी कि क्रेट। जहाँ पे सिंथेसिस यानी कि क्रेट यहाँ पे 5वें नंबर पे था, एवोल्यूशन ऊपर था। 2001 में क्या हुआ, एवोल्यूशन नीचे आ गया, क्रेट यानी कि ऊपर आ गया। तो इसे अच्छे से जानते हैं। सो देखिए ये 1956 का ब्लूम का जो वर्गीकरण है, जो भी हमने यहाँ पे देखा है ये वाला, इसको हम डिफाइन करते हैं इस वाले को। तो देखिए नॉलेज, पहला लेवल क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान का लेवल है पहला। तो देखिए इसमें क्या है, ज्ञान को, अब देखिए हम इसमें संज्ञात्मक उद्देश्य कर रहे हैं। संज्ञात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है पहले ये जानते हैं। तो देखिए संज्ञात्मक उद्देश्य वो है जो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो चीज़ें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करते हैं। अब देखिए चाहे वो नॉलेज है, अब देखिए जैसे हम कोई चीज़ समझते हैं, जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो कहाँ पे जाती है, वो हमारे दिमाग में जाती है। हम चाहे चीज़ों को रटते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो किससे संबंधित है, वो है संज्ञात्मक से यानी कि कॉग्निटिव से। यानी कि जो चीज़ें हमारे दिमाग से आती हैं, अब देखिए हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं हम उसकी समझ अपने दिमाग में बिठाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं संज्ञात्मक उद्देश्य में। तो देखिए संज्ञात्मक में सबसे पहले आएगा नॉलेज यानी कि ज्ञान। ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदु की कल्पना करना असंभव है। देखिए ब्लूम ने सबसे पहले किसे रखा, नॉलेज को यानी कि ज्ञान को। अब देखिए हमें किस चीज़ का ज्ञान होगा तभी हम बाकी बिंदु को पकड़ पाएंगे। मान लीजिए ज्ञान होगा ही नहीं, नॉलेज होगी नहीं, तो हम किस चीज़ के बारे में सोचेंगे, है ना। तो सबसे पहले है क्या है, ज्ञान। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान या नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है। अगर संभव हो भी जाए तो सही दिशा नहीं मिल पाती।
इसी कारण ब्लूम के वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया गया। अब देखिए, अगर ज्ञान नहीं होगा तो होगा क्या, है ना। ज्ञान के बिना चिंतन संभव नहीं है ना। तो ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है तो मान लीजिए कि फिर आप चिंतन कैसे करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ज्ञान नहीं भी है तो कैसे चीज़ करेंगे। मान लीजिए आपको यूजीसी नेट का सिलेबस पता ही नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, आप ये बताइए। ना तो आप पेपर 1 कर पाएंगे, ना पेपर 2 कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि कितने पेपर होते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, तो आप कैसे करेंगे। यानी कि आपको ज्ञान ही नहीं है सिलेबस का, है ना। तो अगर आपको ज्ञान है पेपर 1 का, पेपर 2 का, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को। तो देखिए, नेक्स्ट है बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज में। देखिए, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं। नॉलेज में सबसे पहले हम सीखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम सबसे पहले ज्ञान में सीखते हैं कि सिर्फ स्टैटिक, जैसे हम कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में क्या हुआ कि हमारा कानून बन गया, हमारा संविधान लागू हुआ, है ना। तो वो है क्या है, वो क्या है, सिंपल सा ज्ञान कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता है। तो जो बोध है कॉम्प्रीहेंसिव, इसमें क्या है कि ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना, वह उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव बोध में क्या है कि ज्ञान को समझना, इनकी जो हमने नॉलेज प्राप्त की है, हमने यहाँ पे जाना है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, है ना। वो भारत आज़ाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, अंग्रेज कब आए, कब गए, कौन से क्रांतिकारी है जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, ये सब हमें बोध में यानी कि ज्ञान में, उस बोध में कॉम्प्रिहेंसिव में पता चलता है। नॉलेज में, ज्ञान में क्या है कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी कि 1947 को आज़ाद हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बोध में हमें पता चलेगा कि ये कैसे आज़ाद हुआ, इसके सारे विभिन्न पहलू जो हैं वो सारे ही पता चलेंगे अंग्रेज़ों से आने से, अंग्रेज़ों के जाने के बाद। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हमें इसमें पता चलेगी। सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ज्ञान में हमें छोटा पार्ट पता चलता है, बोध में, कॉम्प्रिहेंसिव में हम चीज़ों को क्या है बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई करना। देखिए, ज्ञान को क्रियान्वित यानी कि प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में से लागू करना एवं समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा क्या है, यहाँ पे समस्या का समाधान निकालना। यह ज्ञान को कौशल यानी कि स्किल में परिवर्तित कर देता है। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में इसकी सहायता भी करता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखिए सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। अनुप्रयोग का मतलब क्या है। देखिए, पहले हमने ज्ञान हमने पढ़ा, फिर हमने समझा, अब बारी आती है उसे अप्लाई करने की। अप्लाई कहाँ पे करेंगे। आप देखिए, मान लीजिए आपने पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट की तैयारी कर ली, आपने नॉलेज भी ले ली, आपने अच्छे से समझ भी लिया, आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, आपने अच्छे से समझ लिया। अब बारी आती है अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए यूजीसी नेट का, वहाँ पे आपने जो अपना नॉलेज है उसे वहाँ पे क्या है अप्लाई किया। यानी कि जो आपके पास अभी ज्ञान है, जो आपने अभी बोध किया है, समझा है, तो उसे आप एग्ज़ाम के दौरान, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा तब उसे लागू करेंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा और जो आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल में टेस्ट होता है ना। जैसे स्कूल में टेस्ट होता है तो जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बाद में बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो उससे क्या है बच्चे अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं, है ना। वो चीज़ है। तो क्या है, नॉलेज को अप्लाई करना कि जितना आपने समझा है कि आपको उसे उतना आया है कि नहीं। तो नेक्स्ट देखिए विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। अब देखिए, विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण विषय को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना तथा नवीन विचारों की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक है। एनालिसिस क्या है, विश्लेषण करना। यानी कि देखिए, पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा, नॉलेज, ज्ञान में, बोध में, अनुप्रयोग में। यानी कि हमने सीखा, हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने उसे समझा, उसे अप्लाई किया। विश्लेषण में क्या आता है कि मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, अब आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, आपने अप्लाई किया था जेआरएफ के लिए, लेकिन आपने क्वालिफाई किया असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन किए,
कितने ठीक किए, कितने गलत किए, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाया, कहाँ पे टाइम कम लगाया। तो इसे आप छोटे-छोटे भागों में बाँट के देखेंगे। छोटे भाग मतलब फिर आप देखेंगे टीचिंग के कितने क्वेश्चन सही हैं, रिसर्च के कितने सही हैं, है ना? कितने मार्क्स बनते हैं, मैथ्स में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप सारी चीज़ों को क्या है यहाँ पे तोड़-मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे-मरोड़ेंगे, छोटे-छोटे भागों में विभक्त करेंगे। फिर आप खोजेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे है, आपके नंबर कहाँ पे कटे हैं। तो वो क्या है विश्लेषण करना है, यानी कि हर एक चीज़ को समझना। आपने अगर मान लीजिए एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया, अगर आपका टारगेट था जेआरएफ का, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालीफाई किया, तो आप ये कहेंगे कि मेरा टारगेट था जेआरएफ का, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर किया, कहाँ पे कमी रहेगी? तो आप उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। सो नेक्स्ट है सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण। प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसे जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए वही चीज़ है, एनालिसिस में जहाँ आपने हर एक चीज़ को तोड़ा था, हर एक चीज़ को समझा था, वहीं पे आप करेंगे कि आप हर एक चीज़ को जोड़ेंगे। फिर आप ये देखेंगे कहाँ पे चीज़ की कमी थी, फिर आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर आप देखेंगे जो जो आपकी कमियां थी आपने एनालिसिस में समझ ली हैं, लेकिन संश्लेषण में क्या है कि आप नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नई स्ट्रैटेजी बनाने के साथ क्या है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि आप प्रॉपर प्लान बना के चलते हैं कि अगली बार एग्ज़ाम कैसे देना है, कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी ही चीज़ें आप इसमें करते हैं। सो लास्ट में है मूल्यांकन, यानी कि वैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना है कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वह वैध यानी कि वैलिडिटी एवं विश्वसनीय यानी कि रायबिलिटी है या नहीं। जिस उद्देश्य से विज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति में सक्षम है कि नहीं, यह मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब देखिए मूल्यांकन करना यानी कि आपने जो भी कुछ सीखा है, जो भी आपने समझा है, सीखा है, क्या वो आपके लिए ज़रूरी है, क्या वो लाभदायक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी किया, तो आपने पेपर 2 की तैयारी कर ली, है ना? तो आपने एनालिसिस करके देखा, मूल्यांकन करके देखा कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था? क्या जो आपने समझा है क्या उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं? क्या वाक़ई ही वो चीज़ सही है? अगर सही है तो आप उसका मूल्यांकन करेंगे। आप ये देखेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो वो होता है मूल्यांकन। तो ये था 1956 का 1956 का ब्लूम का टैक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे 2001 में जो संशोधित हुआ था। देखिए जो पहले 4 पॉइंट हैं, यानी कि जो पहले 4 हैं वो सेम वही हैं 1956 वाले ही, लेकिन जो आखिरी के 2 हैं वो अदल-बदल गए हैं। यानी कि पहले क्या था, मूल्यांकन सबसे एंड में था, अब 5वें नंबर पे आ गया है। जो रचना 5वें में था वो 6वें नंबर पे लास्ट पे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ों के नाम बदले हैं, चीज़ें वही हैं। तो पहले जिस चीज़ का नाम था नॉलेज, अब उसका नाम हो गया है रिमेम्बरिंग, यानी कि जिसका पहले नाम था ज्ञान, अब उसका नाम हो गया है स्मरण। प्राप्त किए ज्ञान को देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो 2001 था उसका जो संशोधित रूप था किसने दिया था, एंडरसन और कृतवोल ने। ठीक है, कृतवोल और एंडरसन कौन थे, ये ब्लूम के क्या थे, ये स्टूडेंट थे, ये उनके शिष्य थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लूम के बाद उसका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी था उसको इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने संशोधित किया। अब देखिए जो कृतवोल है ये पहले भी जब 1956 में उन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था उस टीम के मेंबर थे कृतवोल। ठीक है, उस टीम के मेंबर भी पहले कृतवोल ही थे। तो आप ये याद रखिएगा, कृतवोल जो थे वो 2001 की जो संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें भी थे और जो 1956 में था उसमें भी थे। तो खैर यहाँ पे आपको याद करना है कि एंडरसन और कृतवोल जो है वो 2001 की जो संशोधित यानी कि रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके कर्ता धर्ता है, इन्होंने ही इसको दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है। तो देखिए स्मरण में क्या है, प्राप्त के ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण या रिकॉल कर पाना स्मरण शक्ति का गुण है। स्मरण शक्ति देखिए वही है, यहाँ पे आप जो चीज़ है नॉलेज है उसे फैक्ट याद करते हैं, जैसे 1947 भारत आज़ाद हो गया बस। तो आपको क्या है कि उसे याद रखना है अपने दिमाग में कि भारत आज़ाद कब हुआ, फट से निकले 1947, 1947, दो और दो कितने होते हैं, 4, ऐसे करके। समझना क्या है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि प्राप्त किया ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। यह किसी व्यक्ति
के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए ज्ञान को सही तरीके से समझे। अब देखिए, जो आपने सीखा है उसे आपको समझना है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन वो कैसे आज़ाद हुआ उसके बारे में आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होना चाहिए। लागू करना, फिर वही बात, जो आपने देखिए ज्ञान को समझ लिया है, अब बारी आती है उसे आप कब, कहाँ और कैसे लागू करते हैं। आपने जो नॉलेज प्राप्त की है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो अब आपकी बारी है कि आप उसे अप्लाई करें एग्जाम में। विश्लेषण वही, एनालिसिस एनालिसिस आपको करना है यहाँ पे कि जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आपने चीज़ें देखिए सीखी हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। यानी कि जो आपने चीज़ सीख ली है आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है, आपको उसे तोड़ मरोड़ना है। वही जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया है ना, आपने पहले रिमेंबर किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, समझा, फिर आपने अप्लाई किया। अब विश्लेषण की बारी है कि जो आपका टारगेट था क्या आपने अचीव किया, फिर आप हर एक पहलू पर ध्यान देते हैं, है ना, पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे आप देखिए कि जब एग्ज़ाम होता है, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जाता है, तब जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो उसका हम विश्लेषण करते हैं कि आज एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, कल क्या पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। मूल्यांकन है, एवेल्युएट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। 1956 में क्या था, हम करते थे, क्रिएट करते थे, लेकिन अभी क्या है, मूल्यांकन करेंगे। हम देखेंगे जो हमने स्मरण किया है, समझा है, लागू किया है, विश्लेषण किया है, तो वो हमारी चीज़ काम की है कि नहीं, इसका हम पूरा मूल्यांकन करेंगे, है ना। पूरा मूल्यांकन करेंगे कि जो चीज़ हमने अब तक सीखी है वो हमारे काम की है कि नहीं, क्या हमें और पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़। एंड में आता है रचना, इनकी क्रिएटिंग। मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नए विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। तो एंड में रचना को रखने का कारण क्या है, जब आपने चीज़ को स्मरण किया, समझा, लागू किया, विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया, तो आप एक नतीजे पे पहुँचे कि अब आपको आगे क्या करना है। मान लीजिए आपने पेपर 1 के नोट्स पढ़े, पेपर 2 के नोट्स पढ़े, आपने सब कुछ सीख लिया, आपको पता चला है कि आपका जो नोट्स है वो बहुत लेंथी है, उसे छोटा करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, नए नोट्स की रचना करेंगे, नए नोट्स को क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपनी सहूलियत के लिए। तो वो होता है क्रिएटिंग। सो नेक्स्ट है देखिए हमारा भावात्मक उद्देश्य, यानी कि इफेक्टिव डोमेन, यानी कि जो हमारा भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप देखिए गांधी जी जो है वो कहते हैं, 3 चीज़ें कहते हैं, वो 3H कहते हैं। 3H मतलब हमारा हैंड, हमारा हार्ट, ठीक है, और हमारा हेड, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड। वो कहते हैं कि जब हमारा दिल और दिमाग आपस में मिलता है तो हम एक अच्छे तरीके से सीखते हैं, ठीक है। वो क्या है, हैंड, हार्ट और हेड। जब हमारा दिल दिमाग आपस में मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। आप देखिए आपका दिल, आपका दिमाग जब चीज़ किसी को सोचता है, समझता है, तो आपके अंदर एक नई नॉलेज आती है। तो देखिए भावात्मक उद्देश्य क्या है, हमारे भावों से जुड़ा हुआ। आप देखें यहाँ पे कोई खुश है, कोई उदास है, कोई गुस्से में है ना, कोई मजाकिया तौर पे है, तो ये आपके भाव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य, इनकी इफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रेवाल एवं मारिया ने 1964 में किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको इनके नाम याद करने ज़रूरी हैं। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय यानी कि टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक यानी कि गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजना होना, रोना आदि रूप का विकास करना। आप देखिए अगर हमें कोई भी चीज़ है, देखिए मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आती है, किसी छात्र को कोई भी चीज़ आती है तो वो उसे उत्तेजित होकर बोलेगा। अगर उसे कोई चीज़ नहीं आती वो रोने लगेगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं आती, उसको लग भी जाए कि हाँ ये मुझे चीज़ नहीं आएगी, वो चिढ़ने लगेगा। तो भावात्मक उद्देश्य क्या है कि जो चीज़ हमारी भावनाएं से जुड़ी हैं। देखिए पहला क्या है, अनुकरण यानी कि रिसीविंग। भावात्मक उद्देश्य यानी कि इफेक्टिव डोमेन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण यानी कि नकल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाते समय उस प्रकरण का भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण उसको महसूस कर सके। देखिए अनुकरण क्या है, रिसीव करना, इनकी नॉलेज को रिसीव करना, पकड़ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि जब टीचर छात्रों को क्लास में पढ़ाते हैं तो
उनकी भावना को देखना चाहिए। भावना मतलब जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में मैथ के क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो समझ नहीं आता, वो एकदम से डर जाते हैं कि ये टॉपिक कौन सा करवाने लगे, हमें तो समझ कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ हमारे ऊपर से जा रहा है ना। तो टीचर को क्या है, अपनी बातों को थोपने की बजाय उस चीज़ को समझना चाहिए, बच्चे की बात को समझना चाहिए, तो उसे उनके अकॉर्डिंग आसानी से करवाना चाहिए, है ना। बालकों को अनुकरण नकल क्या होता है कि जैसे सभी बच्चे जैसे जो चीज़ कर रहे हैं, तो टीचर उनको बताता है कि आप भी वैसे ही करिए, है ना, वो चीज़ें हैं। तो जब भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाए, सबसे पहले भावात्मक पक्ष देखे कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट देखिए अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। देखिए जब टीचर ने क्लास में पढ़ाया, फिर बच्चों का वो रिस्पॉन्ड देखता है, वो पूछते हैं ना कि समझ में आया। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 के 50 कहते हैं हाँ समझ में आया, समझो बच्चों को समझ में आ गया। उसमें से 2 बोले हाँ समझ में आया, तो बाकी को समझ में मान लीजिए नहीं आया, तो वो होता है अनुक्रिया। अनुमूलन क्या है, वैल्यूइंग। उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं। मान लीजिए 50 बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया, तो टीचर को ये समझ आ जाता है कि हाँ इनका जो पढ़ाया सफल हो गया। अब 2 ही बच्चे बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे, तो पता चलेगा कि बच्चों को समझ आया ही नहीं है ना। संप्रत्यय इनकी कॉन्सेप्टलाइजेशन, हम उसके सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं। देखिए संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट। देखिए जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे पहले उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि हम पढ़ेंगे क्या, हम समझेंगे क्या, है ना। तो उससे क्या है कि बच्चे जो है वो आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रकरण टॉपिक को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं। देखिए संगठन क्या है, ग्रुप बना देते हैं, हर एक को एक टॉपिक दे देते हैं कि आप इस टॉपिक को देखिए ये है क्या। तो बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में उस टॉपिक को सोचते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर आपस में विचार बांटते हैं, तो इससे क्या है नई नॉलेज निकल के आती है। सो नेक्स्ट है चरित्रीकरण यानी कि करेक्टराइजेशन। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे गुंडे के प्रति गुस्सा का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति वाला भाव। तो देखिए चित्रीकरण कैसा है, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति है वो अच्छा है, ये व्यक्ति है जो बुरा है ना। तो जैसे गुंडा है कोई, तो उसके प्रति क्या है, गुस्से का भाव। जब आप पिक्चर देखते हैं, जो विलन होता है, जो गुंडा होता है, आप उसके प्रति क्या है, आपको उसके प्रति गुस्सा आएगा। जो हीरो है उसके प्रति क्या है, सहानुभूति आएगी। तो इससे क्या है, ये एक चरित्रीकरण लिखा गया है पूरा, तो उससे आपको खुद से ही आपको भावनाएं निकलेंगी, है ना। कोई अच्छा सीन चल रहा हो तो आपको खुशी होगी, कोई रोने वाला सीन चल रहा हो तो आपको भी अंदर से दुख होगा। तो ये सारे भाव आपके अंदर से निकलते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम एक माध्यम के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हमारा जन्मदिन यानी कि बर्थडे होता है और कोई व्यक्ति हमारे लिए उपहार लाता है, तो हम उस समय खुश होते हैं या उसे धन्यवाद या थैंक्स बोलते हैं, अर्थात अनुक्रिया करते हैं गिफ्ट प्राप्ति के लिए। आप देखिए जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप खुश होते हैं ना, उसको थैंक्स बोलते हैं तो आपको खुशी होती है। तत्पश्चात जब सभी व्यक्ति चले जाते हैं तो हम उसको देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मूल्य कितना होता है, अर्थात उसकी वैल्यू कितनी होती है। यानी कि पहले अनुक्रिया हुआ, फिर क्या हुआ, वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए उसके बाद उसको सही जगह रखने के लिए उचित जगह निश्चित करते हैं, अर्थात उसे संगठित करते हैं। तत्पश्चात हम उस गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के चित्र का निर्माण करते हैं कि उसके लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए बर्थडे पे आपको अगर कोई अच्छा गिफ्ट दे, बढ़िया गिफ्ट दे, है ना, वैसे गिफ्ट का कोई मोल तो होता नहीं है उपहार का, है ना। तो ये आप उससे पता चलता है कि आप उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो उससे आप एक वैल्यू लगा पाते हैं कि मेरे को इसने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, या आप किसी को कोई बढ़िया गिफ्ट देते हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व, उसकी महत्ता कितनी है आपकी ज़िंदगी में। अब हम बात करेंगे मनोशारीरिक यानी कि उद्देश्य यानी कि साइकोमोटर डोमेन। ये किससे जुड़े हैं, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक जो एक्टिविटी है उससे जुड़े हैं। तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया। देखिए किसने किसका निर्माण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है।
इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं को प्रकाशित किया। पहला है उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करते हैं। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन हुई और जो हम क्रिया करने के लिए उत्तेजित कर रही है। अब देखिए उद्दीपन क्या है, जो चीज़ हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ। जैसे हम देखिए खाना देखते हैं, खाना देखते ही क्या है, जैसे हम देखिए हमें भूख लगी है, हमारे तरफ क्या है, हम खाना ढूंढते हैं ना, कुछ भी। तो जब हम खाना देखते हैं तो भूख हमारी क्या है, वो उद्दीपन है ना, वो हमारा क्या है, स्टिमुलेशन है, यानी कि उद्दीपन है। तो हम उस क्रिया को करने के लिए उत्तेजित कर रही है, यानी कि हमें भूख लगी है, हमें अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमें अब खाना खा लेना चाहिए। तो वो क्या है, उद्दीपन हो गया। कार्य करना मैनिपुलेशन, यानी कि उस उद्दीपन के प्रति हमको कार्य करने पर मजबूर करते हैं। यानी कि हमें उद्दीपन है, हमें भूख लगी हुई है, भूख यहाँ पे उद्दीपन है और हम खाना खा रहे हैं, हमें खाना खाने में मजबूर कौन कर रहा है, उद्दीपन। तो जब हम कार्य करते हैं, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उद्दीपन हमें मजबूर करता है। देखिए जब भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, उस क्रिया पर हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। देखिए नियंत्रण, कंट्रोल करना। जब आपको देखिए बहुत गुस्सा आता है, जब आपको बड़े डांटते हैं तब आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप बोलते नहीं हैं, तो आप अपने पर कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं कंट्रोल। अब आप देखें, मान लीजिए डाइटिंग पे है, तो आपके सामने बढ़िया बढ़िया चीज़ें रख दी जाए तो आपका मन अंदर से करे कि खा ले, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन, उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं ना, जब हम उद्दीपन में होते हैं या जब हम क्रिया करते हैं, यानी कि जब हमें भूख लगती है, जब हम खाना खाते हैं, उसके मध्य क्या है, हमें नियंत्रण रखना पड़ता है। नियंत्रण क्या है कि हम देखते हैं हमें भूख लगी है लेकिन हम डाइटिंग पे हैं, हमें कौन सा खाना खाना है जो हमारा वजन ना बढ़ाए, है ना। तो नियंत्रण रखने के लिए क्या है, हमें उद्दीपन और क्रिया के बीच में नियंत्रण रखना पड़ेगा। नियंत्रण रखने को हम समन्वय कहते हैं, यानी कि आपस में क्या है, तालमेल बनाना उद्दीपन और क्रिया के बीच में। स्वाभाविक यानी कि नेचुरलाइजेशन क्या है, वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है। हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उसमें स्वयं समन्वय स्थापित कर पाते हैं, हमारा स्वभाव बन जाता है। देखिए जब आप पहली बार डाइटिंग जब आप पहली बार करेंगे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे करेंगे आपको आसानी हो जाएगी। आपको मान लीजिए पेपर 2 मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे करने लगेंगे तो आपको आसान होगा। कईयों को देखिए पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ आसान लगने लगेगी, वो आपकी आदत बन जाएगी, आपका स्वभाव बन जाएगा। आदत, नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है। ऐसी परिस्थिति द्वारा आने के पश्चात हम वही क्रिया करते हैं एवं प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। हैबिट हो जाती है ना आपके पास। मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास किसी कंपनी का स्मार्टफोन है या आपके पास किसी कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आपको आदत हो जाती है उसके फंक्शन की। लेकिन जब आप नए फ़ोन को पकड़ते हैं, किसी और कंपनी के फ़ोन को पकड़ते हैं, तो आपसे वो चलता नहीं है ठीक से, है ना। तो इससे क्या है कि आपकी आदत पहले बन चुकी है। आपको जो आप अपनी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस स्मार्टफोन का आप पहले इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वो आदत बन चुकी है। इसलिए क्या है कि जब भी हम नई चीज़ को करते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। सो देखिए लास्ट में है हमारा निष्कर्ष, यानी कि देखिए निष्कर्ष क्या है कि ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से चलकर ही हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए ब्लूम ने 1956 में जो वर्गीकरण दिया, 2001 में उसे रिवाइज किया, आजकल वर्तमान समय में उसे ही फॉलो किया जाता है। अगर मान लीजिए वो चीज़ हो ही ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टीचरों के लिए पढ़ाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो उसने दिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या है, बच्चे का
सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास मतलब कि हर पक्ष से, हर तरह से बच्चे का विकास होगा। तो ये था